क्वेश्चन नंबर 21 कल के बाद से, कल हमने उसके पहले तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च के क्रिटिकल फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। ऑप्शन बी, डेटा take the form of word or picture. Option C, seeking to establish relationship among the measured social facts. मतलब सामाजिक जो हम फैक्ट्स निकालते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करना एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। या ऑप्शन डी, रिसर्चर्स becomes immersed in the situation, present or past related phenomena। तो इनमें से आप बताएं कौन सा आपके हिसाब से क्या होगा। मैसेज मैसेज टाइप करें। क्रिटिकल मतलब नाजुक होता है। क्वेश्चन 21 का कौन से होंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे नाजुक स्थिति कौन सी होती है? एक्चुअल सेटिंग्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, ये होती है। या डेटा टेक्स फॉर्म ऑफ वर्ड और पिक्चर, डेटा जो है वर्ड और पिक्चर का फॉर्म लेता है, ये होता है। या फिर सीकिंग टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग द मेजर्ड सोशल फैक्ट्स, जो सामाजिक जो फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में हम जो संबंध स्थापित करते हैं, ये स्थापित करना एक क्रिटिकल चुनौतीपूर्ण होती है। या फिर रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन, प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड फेनोमेना, जो शोधकर्ता है वो भूत भविष्य और वर्तमान चीजों के संबंध में उनको जो रिलेट करता हुआ जो संबंध जो आपका स्थापित करता है उनमें होता है। तो आप बताएं 21 का संजय जी सी बता रहे हैं। और कोई? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी हरिओम। पंडित जी बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाकी लोग कोशिश करें, सारे लोग। देखिए, क्वालिटेटिव में क्या होती है, कोई संख्यात्मक नहीं होता है। डी बता रहे हैं, जिन्होंने डी बताया डी को थोड़ा व्याख्या कीजिए। शारदा जी, शारदा सूर्यवंशी जी। सर मैंने सिर्फ गैस किया है। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है कि क्वालिटेटिव जो आपका शोध होती है ना, इसमें कोई आपका मतलब सबके अपने अपने अपनी धारणाएं होती है। जैसे आप देखते हो कि जितने हमारे दर्शन है, दर्शन में भी अलग अलग दर्शन में हर जगह एक बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कहीं कहीं पे आपको बहुत से आपका कंट्रडिक्शन है, क्योंकि उनमें कोई संख्यात्मक चीजें नहीं है। यहाँ पे क्या होती है, आपका क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव चीजें होती है। तो हमारे जितने हमारे जो शोधकर्ता होते हैं उनको दिक्कत क्या होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि उनके जो रिलेशनशिप होती है उस सोशल फैक्ट्स के, उनको वैज्ञानिकता प्रमाण करना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल बहुत ही अच्छी है कि एक हमारे इसमें पहले था, गुरुकुल में ऐसा परंपरा था और घर पे भी थे हमारे हमारे मतलब बचपन में, कि अगर हम पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं कर पाए, मतलब पढ़ाई लिखे में अगर अच्छे नहीं कर पाए, तो गुरुजी क्या कर रहे थे, हमें कान पकड़ के खड़े होने की या मुर्गा बनाने की मतलब हमें पनिशमेंट मिलती थी। क्या मुर्गा बना कान पकड़ के खड़े हो जाए, या मुर्गा बन के हम कान पकड़ के मुर्गा जैसे बनते हैं वो जो पोस्चर होता है उसमें हम बैठे। बाद में ये हमारे क्या था, एक आपका सामाजिक एक ताना बना था कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा या नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए हम इसको एज ए पनिशमेंट लिया गया। लोग मानते भी थे। बाद में कुछ बात आई, नहीं ये आपका सही नहीं है, बच्चे के साथ आपका दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, तो ये नहीं होना चाहिए। करते करते हमने इसको मना कर दिया। अब इसी बात को जो फॉरेन में जब शोध किया गया तो मिला क्या, कि ये कान पकड़ के खड़े होने से आप जिस जगह पकड़ते हो कान के, वो एक्चुअली एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट को अगर दबाते हो तो आपका बुद्धि प्रखर होती है।
तो बच्चा जो है या एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो क्यों, क्योंकि उसके अगर वो किसी वजह से अगर नहीं समझ पा रहा है चीजों को, तो एक्चुअली वो एक सिंबॉलिक था, उसका ट्रीटमेंट था कि अगर आप थोड़ी देर उसको ऐसा खड़े कर देंगे तो उसकी बुद्धि में पे मतलब उसका इम्प्रूवमेंट आता है। और ये बात जब विदेश में जब इसका प्रूफ किया गया, तो उनको किसी सजा के तौर पे नहीं, ऐसे बच्चे को कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि बच्चे को एज ए आपका क्लास शुरू होने से पहले एक एक्टिविटी के रूप में कराई जाती है, मतलब करते हैं या कराते हैं। अब अगर हमारे यहाँ पे इसको अगर स्टैब्लिश करना होगा किसी किसी शोधकर्ता को, क्या ये आपका एक सोशल फैक्ट्स है, तो इनके बीच के जो संबंध होते हैं, इन संबंध को स्टैब्लिश करना, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अब उनको जानने के बाद फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारा तो ये तो हमारा था, हमारे परंपरा था, हमने उसको दोबारा मतलब उसमें चले गए। लेकिन जानने से पहले, ये जब शोध बाहर से नहीं आई थी उसके पहले क्या था, हम भी सोचते थे कि ऐसा नहीं है, शायद ये सही सही नहीं है। इसी तरह से जब शोधकर्ता आते हैं उनके साथ बहुत सारी चीजें आपका जुड़ी होती है, और कुछ आपका सामाजिक मान्यता भी ऐसी होती है कि पहले जो रूप था और अभी जो रूप है दोनों में कुछ अंतर आ जाता है। और जैसे मान लीजिए कि कई जगह ऐसा कोई खेल होता है, ऐसे बहुत सी चीज होती है कि जिसको हम लोग एक दूसरी आपका मतलब उद्देश्य उसका दूसरा था। अब क्या हुआ कि अब वो भ्रांति होते 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 क्या हुआ, अब दूसरे आपको उद्देश्य में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय क्या करते उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन पहले जो चीज थी उसको हम एक्सेप्ट हम करते थे। तो ये भी हमें जो शोधकर्ता होते हैं उनको देखना होता था कि जो परंपरा आ रही है उस परंपरा को कहीं मतलब विकृतियां तो बीच में नहीं आ गई, मतलब जो चीजें नहीं होना चाहिए वो जुड़ता तो नहीं चला गया कि असली जो परंपरा था वो कहीं पीछे छूट गया, और नई नई चीजें उसमें जो अननेसेसरी चीजें उसमें जुड़ता चला गया। ऐसे कई हमें हमें मिलते देखने को, तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है कि उसी में जो मिक्सअप हो जाती है, जो भ्रांति और विज्ञान, उसको अलग करना और उसको स्थापित करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर ये व्याख्या सबको समझ में आई तो क्लियर है, जिसको नहीं आया तो बताएं। मीना जी आपने बी क्यों बोला? डेटा अगर वर्ड और पिक्चर के फॉर्म में होती है तो हमारे आसान हो जाती है ना। जितने भी आपका सांख्यिकीय डेटा होती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी तो आपको ग्राफ देख के आइडिया लगा ही लेते हैं ना। जब आप देखते हो ना कि क्रिकेट के मैच में क्या करते हो, हिस्टोग्राम बना देते हैं, तो हिस्टोग्राम देख के तो एक आइडिया लगी जाती है कि किस बॉल में कितना रन हुआ है। तो हाँ। पिक्चर या और है ना। और आप जब देखो कि जो इंटरफेस आप जो कंप्यूटर आईसीटी में पढ़ोगे, ऐसे भी आप जानते हो कि हम बहुत सारा चीज आपका एक फोटो के रूप में होता है। जैसे आपका मान लो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे अगर कोड के रूप में लिखा होता है तो किसी चीज को निकालने में कितनी दिक्कत होती है। अब इसमें आपको इमेज के फॉर्म में लिखा है, जैसे एमएस वर्ड है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, आप खाली क्लिक कर दिए तो आसान हो गया ना। आपके फोन में भी जो आपका जो सिंबल बन के मतलब आया होता है, तो उसका क्लिक करना समझना आसान होता है, तो कठिन तो उसमें हुआ ही नहीं ना। तो पिक्चर के फॉर्म में या वर्ड के आपने डब्ल्यू लिखा है, मतलब एमएस वर्ड के लिए क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, तो आप समझ गए कि वो क्या वर्ड के लिए है, तो वो तो आसान हो गया ना। हाँ। ठीक है। ओके, और किसी ने और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। शारदा जी आपको क्लियर हो गया कि सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है जी सर। क्लियर हो गया ना कैसे, मतलब कैसे इसका व्याख्या आना बहुत जरूरी होता है कि सर लेकिन अगर क्वेश्चन हिंदी में होता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश समझने में। कोई नहीं, मैं तो इसका इसका मैं अनुवाद तो कर ही देता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैंने कहा था कि टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए, उससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा और टाइम भी बचेगा। बाकी मैं हिंदी में, क्योंकि देखो खाली हिंदी में करेंगे ना तो इंग्लिश वाले सेम बात करेंगे। और यूजीसी नेट कहता है कि हम अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम इंग्लिश की मानेंगे। तो मेरे लिए मजबूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों भाषा में तो मुझे फिर करना मुश्किल हो जाती है ना। मैं इसका अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कर हिंदी में क्या बात है इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका हम जो बोलते हैं हिस्टोरिकल आपका मेथड या डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों जानो आप। जो आप मेथड का नहीं बोल रहे हो, खाली टॉपिक को, खाली कि हिस्टोरिकल आपका रिसर्च का मतलब क्या होती है, ऐतिहासिक शोध। तो आप हिस्टोरिकल रिसर्च भी अब याद करोगे और साथ में उसका मतलब ऐतिहासिक शोध, ये दोनों हिंदी इंग्लिश में रखोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी मैं उसको हिंदी में चेंज कर दे रहा हूँ।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग पार्टिसिपेट करो, 2-3 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेट करोगे सबका ग्रोथ हो जाएगा। मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि या तो रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना सिखाता हूँ, करेक्ट को फाइंड करने का सिखाता हूँ, जो ऑप्शन सही है क्यों है सारा लॉजिक में बताने की कोशिश करता हूँ। फिर आपको कोई और भी कुछ डाउट हो तो बताओगे तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा सही करने के लिए, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, सर फिनोमिना में बता दीजिए हिंदी मीनिंग फिनोमिना। घटना, किसी भी जो घटना, कुछ जो घटना घटती है उसको फेनोमेना कहते हैं इसको। कोई भी इंसिडेंट नहीं होती, इंसिडेंट जो होती है ना, हम बोलते हैं ना दुर्घटना, तो दुर्घटना दू को छोड़ दीजिए, कोई घटना, घटना, इसका मतलब होता है फेनोमेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, बिलो आर गिवन 2 सेट्स ऑफ रिसर्च मेथड, नीचे 2 सेट दिए गए हैं रिसर्च मेथड के, सेट 1 एंड डेटा कलेक्शन टूल्स। पहले सेट 1 में क्या दिया है आपका, रिसर्च मेथड दिया गया है, और सेट 2 में क्या दिया गया आपका, डेटा कलेक्शन टूल्स दिया गया है। अब जब आपने सब कुछ पढ़ा था उसके बेसिस पे आप करोगे इसको। फिर नीचे आपका कोड दिया गया एबीसीडी, आपको उसमें से आपका आंसर चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ए में क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक शोध आपका, फिर एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड, डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसे हम बहुत बार बहुत अच्छे से बोल चुके हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल मेथड, ये 4 आपको क्या दिया है, मेथड दिए गए हैं। फिर इसका डेटा कलेक्शन टूल, कैसे आप डेटा को, डेटा कलेक्शन मतलब जैसे आंकड़े को आप कैसे कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे, यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ऐसा कौन है जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब नहीं पता है, वो माइक खोल के बताए या मैसेज करें, कौन है ऐसा जिनको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मतलब पता नहीं है? कोई है हमारे साथ ऐसा? पंडित जी आपने मुझे आंसर बताया। बता दीजिए। पंडित जी आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को समझाइए क्या होती है। आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए? सर आवाज आ रहा है कि सर मेरा नेट, हाँ जी सर बताएं। मेरा आवाज आ रहा है, हाँ जी आ रहे हैं, बताइए, बोलिए। आवाज आ रहा है क्योंकि नेट बिल्कुल आ प्रॉब्लम रहा है, हो रहा है बताइए। सर यहाँ पे। हाँ, प्राइमरी यानी जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं और जो ऑथेंटिक बुक रहती है वहां से भी कलेक्ट करते हैं, और जो गवर्नमेंट डाटा रहता है जो शो करते हैं गवर्नमेंट डाटा, तो गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी रहता है और हमारे लिए सेकेंडरी रहता है। और हम जो क्या बोलते हैं साक्षात्कार से हम जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या क्वेश्चन या कॉल पे वगैरह बातें वगैरह करके डाटा जो लेते हैं वो प्राइमरी रहता है। ठीक है, आप समझ गए सेकेंडरी जो यानी डेटा। जो हाँ जी बताओ सेकेंडरी बताएं। यानी जो बताएं। सेकेंडरी यानी जो गवर्नमेंट जो शो करते हैं डाटा वगैरह, जैसे कोविड वगैरह का जो डाटा था वो शो कर रहे थे, तो उनके लिए प्राइमरी था और हमारे लिए सेकेंडरी था, जैसे सर ने एग्जांपल दिए थे। बिल्कुल, वेरी गुड। जब कोई पहली बार जो डेटा का इकट्ठा हम जो कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी कहलाता है। अब उसके बाद उसको लेके जब दूसरा कोई यूज करता है दोबारा तिबारा चौबारा, उसको हम सेकेंडरी करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे जनगणना होती है ना, तो जनगणना में क्या होती है कि आपने देखा कि कितने पॉपुलेशन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने आपका बुजुर्ग है, कितने आपका शिक्षित है, कितना इलिटरेट है, सब कुछ आपने डेटा ले लिया। आपने गवर्नमेंट ने सर्वे किया करके डेटा को इकट्ठा किया, तो ये उनके लिए क्या प्राइमरी हो गया। अब मुझे अगर किसी चीज के, मुझे अगर, अब मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर को उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान बनानी है कि ताकि जो बुजुर्ग महिलाओं के लिए हम कुछ बेहतर कुछ करने की कोशिश करें, तो हमें कहाँ पर कितनी है उसको तो चाहिए ना, संख्या चाहिए ना। वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के डेटा को ही दोबारा लेंगे, लेके उसके ऊपर काम करेंगे, तो उस ऑफिसर के लिए क्या हुआ, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। आप ऐसे इसको एक समझने के लिए याद कर सकते हो कि मान लो कि अमिताभ बच्चन अगर कोई मूवी बनाता है, पहली बार डायलॉग बोलता है, तो प्राइमरी हो गया, और उसको सुन के कोई मिमिक्री करता है तो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि वो उसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं। जिन्होंने पूछा था क्लियर हो गया? हाँ, थैंक ओके, यू। तो यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, फिर आपका क्वेश्चन मतलब प्रश्न उत्तर, फिर आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सामान्यकरण, आपका जो हम टेस्ट करते हैं टेस्ट का, और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो इनमें से आपको बनानी है ए, यहां से आपको जो है ऑप्शन एबीसीडी यहाँ से आनी है।
इसका मतलब क्या है, आपको मिलान करनी है। पहला क्या बोल रहा है, ए के साथ सेकंड, यानी ए क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और सेकंड क्या होती है, क्वेश्चन आयर। तो अगर ये सही है तो आप इसको मतलब आपको बतानी है। तो आप ये बताओ कि क्या, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, आप लोगों को, कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन पहला काम करेंगे, तो हमें फटाफट फटाफट क्या होगा, आंसर्स हमको मिल जाएंगे। जो गलत आंसर जो है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या दिया, ए के साथ सेकंड, क्या ए के साथ सेकंड हो सकता है, ए के साथ सेकंड, ए के साथ थर्ड, और एक बस यही चूज चूज करनी है आपको। तो बताओ ए के साथ थर्ड हो सकता है क्या, जी सर। थर्ड हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोल रहा है, और थर्ड क्या बोल रहा है, ये आपका स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट होती है, एक्सपेरिमेंट से आप इसको सामान्यकरण करते हो। तो एक के साथ अगर थर्ड हो गया तो ऑप्शन बी हो गया, बाकी आप चेक कर लो। बी के साथ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो, और फोर्थ कह रहा है आपका इसमें टिपिकल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ही होती ही है। फिर आपका सी क्या बोल रहा है, सी के साथ सेकंड बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, और सेकंड क्या बोल रहा है आपका, सेकंड बोल रहा है कि क्वेश्चन आयर्स। तो जब आप सर्वे करते हो तो क्या करते हो, सवाल पूछते हो सबसे, तो क्वेश्चन और करते हो, प्रश्नोत्तर करते हो कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, आप क्यों वोट देंगे, क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या करते हो, उनसे प्रश्न ही करते हो। मैच कर गया। डी के साथ फर्स्ट, डी क्या बोल रहा है आपका, हिस्टोरिकल मेथड, और फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जो हमें अभी हमने बात किया था। तो इससे क्या हुआ, आपको मिल गया। आपने क्या किया, या तो आप एक करेक्ट को ले लिया आपने, और या फिर आप रॉन्ग को लोगे, क्योंकि हमने हमने अगर थर्ड को चेक किया इसलिए क्योंकि थर्ड का एक ही जगह पे है। अगर मैं सेकंड को चेक करता तो क्या होता, फिर हमको बाकी सब जगह चेक करना पड़ता, क्योंकि सेकंड आपका ए सी डी तीनों में है। ऐसा सेकंड बोलता क्या है, क्वेश्चन आयर। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कभी क्वेश्चन होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। अगर सेकंड, अगर मैंने एक एक ये किया कि करेक्ट आंसर कौन चूज किया, और अगर मैं इसको रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन से करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन आयर। एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट में कभी भी क्या होता है, क्वेश्चन आयर कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि एक के साथ क्या है, सेकंड ऑप्शन टू सब तीनों में दिया हुआ है। ये बात ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो तो माइक खोल कर बोले, जितना समझाया मैंने भी। ऐसा कोई हो जिसको ना समझ में आया तो माइक खोल के बोले, क्योंकि आपका बहुत बड़ी माइलस्टोन है। फटाफट आपको लग के देख रहा है इतनी बड़ी क्वेश्चन है, लेकिन देखो फटफट निकल गया, सबने सही आंसर दिया जितने लोगों ने भी टाइप किया है। यही फायदा है, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना सीखोगे। बाकी तो हम टेस्ट से हम अलग करेंगे कि आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे सर, हो। हाँ बोले सर ये स्टैंडर्डाइज्ड ये टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? जब हम किसी टेस्ट का सामान्यकरण करते हैं, मतलब हर जगह वो काम करेगा, उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। जैसे हमने बोला कि आपका अगर किसी का, अगर मान लो भाई यूरिक एसिड अगर 5 से नीचे है तो सही है, मतलब 5 से आपका 4 से 5 के अंदर होना चाहिए, तो ये आपका क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, सामान्यकरण हो गया। अब हम यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे, जिसका 5 से ऊपर रहेगा बोलेंगे आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये सर समझ गया। सामान्यकरण सर कहते हैं जिसको। हाँ जी, सर कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक्सपेरिमेंटल का आपने आंसर ये क्वेश्चनरी वाला लगाया था, तो उसके हिसाब से तो ये सी वाला होना चाहिए। कल क्या कौन सा क्वेश्चन करा था, एक इसी टाइप का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का? था कल। आप मुझे क्वेश्चन नंबर भेजना मेरे उसमें चैट पे। कल अब वीडियो को दोबारा देखना, कल का वीडियो को, और जब भी क्वेश्चन नंबर रहा होगा आपको उस क्वेश्चन नंबर का भेजना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी ढूंढने जाऊंगा तो उसमें काफी समय। हाँ ठीक है सर। उसमें क्या क्वेश्चन अलग था इसलिए उसमें क्वेश्चन अलग था। अलग रहा होगा। आप एक बार वीडियो को देखना, मुझे क्वेश्चन नंबर भेजना, फिर मैं मुझे पर्सनल मैसेज भेजना, क्योंकि ग्रुप पे सब बहुत से मैसेज आती है, तो आप मुझे भेजोगे तो फिर मैं अगले क्लास में उसको बता दूंगा कि उसमें क्या अंतर था। क्वेश्चन 22 सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। 23 में क्या है,
A researcher attempts to evaluate the effect of the method of the feeding on anxiety. A researcher attempts to evaluate the effect of the method of the feeding on anxiety, proneness of children. Which method of the research should be appropriate for this? एक शोधकर्ता है, वो इस बात पे शोध कर रहा है कि यहाँ जो आपका प्रोनेनेस है उसका मतलब होता है उन्मुखता, इसका हिंदी होती है उन्मुखता, में लिख देता हूं। तो एक शोधकर्ता है जो एंजाइटी मतलब चिंता होता है, तो चिंता और उन्मुखता के साथ बच्चों का, इसमें उन्होंने एक शोध किया। विच मेथड ऑफ रिसर्च, कौन सा मेथड इसके लिए सही होगा? ऑप्शन ए केस स्टडी मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड, ऑप्शन डी सर्वे मेथड। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आप सबको परिभाषा को याद करिए। क्या था परिभाषा केस स्टडी मेथड का, क्या था परिभाषा आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड का, उससे आपको मेथड भी दोबारा डिवीजन हो जाएगा और आप एग्जैक्टली आंसर तक भी पहुंच जाओगे। इसलिए ऐसे, या तो आप टेक्निकल वर्ड से निकालो, 20 का डी बोल रहे संजय जी, तो ये आप या तो आपका मतलब रॉन्ग आंसर का आपका अलग कर दोगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टर जो होती है वो एक्चुअली क्वासी एक्सपेरिमेंट होती है, मतलब क्वासी मतलब आधा आधा होती है। ये आधा आप इसमें क्वालिटेटिव भी करते हो, क्वांटिटेटिव भी करते हो, सब मिला के होता है इसमें। इसमें जो हम स्टडी करते हैं कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के साथ बाकी सब जो आपका वेरिएबल है उसके साथ वो कैसे किस तरह से आपका प्रेजेंट करता है, मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके प्रायर स्टडी, उनका इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ वो करता है। जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है, ये स्टडी होता है जबकि पार्टिसिपेंट्स क्या होती है, मतलब नॉट रैंडमली असाइंड, ये आपका एक फीचर होता है। और केस स्टडी क्या करता है, ये आपका केस स्टडी नॉर्मली क्या होती है, क्वालिटेटिव को करता है। आपने इंटरव्यू लिया, आपने गुण धर्म जाना कि किस बच्चे का पास क्या मतलब क्वालिटीज होती है, तो आपका जो केस स्टडी होती है वो क्वालिटेटिव होती है। इस बात क्या देखिएगा, क्वालिटेटिव में आती है। ये क्या करता है, डिटेल स्टडी करता है, किस चीज का, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव डेटा का भी, दोनों का ही करता है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल में या छोटे ग्रुप में वो ये दोनों चीज करता है। तो केस स्टडी रिसर्च क्या करता है, फोकस करता है एक बहुत ही नैरोली, एक मतलब एक संकीर्ण रूप से किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी घटना के लिए बहुत डेप्थ में जाकर के। जैसे किसी का आप देख रहे हो कि कोई केस का कि आप देख रहे हो कि जैसे पतंजलि ने इतने कम टाइम में इतनी ग्रोथ किया, कैसे किया, तो आप बहुत डेप्थ में गए, उनके सारा चीजों को देखा, हर साल दर साल उन्होंने कैसे ग्रोथ किया, तो आपने पाया कि पतंजलि का जो आपका जो एड है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। आप जब इसको बहुत डेप्थ, जब इसको आप अध्ययन करते हो, मैंने जो किया मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत से कंपनीज का किया, मैं बता रहा इसलिए कि उसमें करते क्या है कि हर बार में वो किसी प्रोडक्ट के नाम को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि अपने ब्रांड को ही हाईलाइट करते हैं, पतंजलि। तो क्या हुआ कि लोगों के मतलब जो एकदम मतलब दिलो दिल में क्या है, खाली जितना भी कॉस्ट, जितना भी पैसा खर्च करते हैं विज्ञापन इत्यादि में, हर बार में क्या दिखता है, पतंजलि पतंजलि पतंजलि, लोगों के मन में एकदम पतंजलि आ गया। जबकि दूसरी कंपनियां क्या करती है, जैसे मैगी, आपको पता है कि मैगी का कंपनी का नाम क्या है? नहीं, कितने लोगों को पता है? मैगी एक प्रोडक्ट है, उस कंपनी के पास अगर 50 प्रोडक्ट होंगे तो वैसे ही 50 अलग अलग तरीके से उनको क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। हम प्रोडक्ट के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं, जैसे आपका मैगी हो गया, जिलेट हो गया, कंप्लेन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, या कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब क्या ब्रांड है। अगर पेप्सी का ही बहुत सारे प्रोडक्ट आती है, वो हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से आपका क्या करता है, वो पब्लिसिटी मतलब उसका विज्ञापन करता है। तो लोगों को कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। और जबकि पतंजलि जो है उसका खाली सब प्रोडक्ट के लिए, उसके पास सैकड़ों प्रोडक्ट होंगे,
लेकिन नाम गिलोय है, आपका आपका तुलसी है, नीम है, लेकिन नाम क्या है, पतंजलि दे रहा है। तो ये क्या किया आपने, बहुत डेप्थ जाकर स्टडी किया। और भी बहुत से स्टडीज है उनके, अगर मैं उसको करने जाऊंगा तो पूरा क्लास उसी में निकल जाएगा। उनके और उनके इतने स्टैब्लिश होने के पीछे का इतने कम टाइम में, जबकि बाकी जो कंपनियां हैं, किसी का अगर मान लो कि अगर बोले कि पतंजलि का अगर जिस समय मैंने किया था उस समय 25,000 करोड़ का उनका था, और उस समय दूसरे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो बहुत 100 साल से चल रहे हैं, उनका किसी का 7,000 करोड़ था, किसी का 500-700 करोड़ था, इस तरह का उनका मतलब पूरा वैल्यू था। कहाँ से, किस तरह से, इतने कम टाइम में क्या किया उन्होंने। उन्होंने और भी जो फैक्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए, एक तो पतंजलि का ऐसा भी है कि उनका जो अगर प्रॉफिट अगर आप एक सर्टेन से नीचे रखते हो तो आप शेयर मार्केट में अपना शेयर डाल नहीं सकते, मतलब आपका इश्यू नहीं कर सकते। जैसे कुछ इनका रेट है कि 15% ऐसा कुछ है, उससे अगर कम अगर प्रॉफिट रखते हो तो शायद नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उनका शेयर नहीं आता। तो फिर पैसा कहाँ से आती है। ये सारे चीजों को जब आप स्टडी करते हो तो ये क्या होती है, आपका केस स्टडी होती है। और जब केस स्टडी होती है तब आप इसके बहुत गहन जा करके हर चीज को आप समझते हो। मैंने केस स्टडी को अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आगे जब भी ऐसा आएगा तो आप इसको समझ सको। किसी को डाउट है। मैंने एक छोटा सा सर बताया। इसमें इंडिविजुअली करते हैं किसी एक चीज पर या फिर ऐसे ग्रुप जैसे अगर आपको ग्रुप मान लो में मान लो होते कि अगर मान लो कि हाँ इंडिविजुअली करते हैं इसमें, किसी एक छोटे ग्रुप पर या किसी एक इंसान पे, कि आइंस्टीन इतनी ज्यादा बेहतर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उनका मतलब ब्रेन इतना अच्छा हुआ था। आप इसका क्या केस स्टडी कर रहे हो। लता जी का जो आवाज इतनी बेहतरीन कैसा था। किशोरदा में ऐसा क्या था कि उनके आवाज में, जबकि वो कोई शास्त्रीय संगीत के शिक्षा तो नहीं लिए थे, पहले पहले बाद में शायद लिए थे, शुरू में नहीं लिए थे, लेकिन उस गमक में उनको जो आवाज आई कैसे आई। तो एक आप इंडिविजुअल पे भी कर सकते हो, या मान लो कि अमूल इतनी ज्यादा जो डेवलप किया, पहले 300 लीटर दूध से शुरू किया था, आप देखना मैं तो सारा उनको कर किया था सारा, तो इतनी ज्यादा जो ग्रोथ किया। या लिज्जत पापड़ एक छोटा सा ब्रांड था, गृहिणियों का मिला के हुआ था, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। ये सब चीजें आप देखते हो जब, ये सब क्या होती है, आपका एक केस स्टडी होती है। बहुत डेप्थ जाते हो, बहुत गहराई तक जाते हो। किसी को डाउट है कोई। मुझे तो केवल इतना समझा, सॉरी, कि पतंजलि खुद के नाम से, मतलब खुद की ब्रांड को ही फॉरवर्ड करता है, प्रोडक्ट्स को फॉरवर्ड नहीं करता है। और बाकी जो पेप्सी है, हॉर्लिक्स है, या जो भी है, मैगी है, वो लोग खुद प्रोडक्ट को फॉरवर्ड कर आगे रखते हैं, खुद का नाम नहीं बताते। ये तो इसमें केस स्टडी नहीं समझ। ये केस स्टडी होता कि ये हुआ कि अलग क्या क्या है, अलग उन्होंने कैसे किया। क्योंकि अगर आप अगर आपके पास मान लो 100 प्रोडक्ट है, और 100 प्रोडक्ट को अगर आप 100 जगह पे अगर आप इसको विज्ञापन करके स्टैब्लिश करने जाओगे, तो आपको जितने खर्चे होंगे, अगर आप खाली नाम को खाली अगर स्टैब्लिश करोगे तो उसका आपका 1/100 टाइम्स खर्च होगा। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी थी कि किस तरह से बाकी कंपनियों को मतलब पीछे करते हुए कंपनी कैसे आगे बढ़ी। ये केस स्टडी था कि अगर आपके पास 100 अगर समझा प्रोडक्ट है। समझा। हाँ जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो 23 का ऑप्शन क्या देंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा 23 का। मैंने इतना संजय जी डी होगा क्या। सर वो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था, तो सर्वे हमें ओके, लगा कि वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चनायर फॉर्म में पूछ के शायद करेंगे, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था क्वेश्चन का मीनिंग। ये सी होगा आंसर, इसका एक्स पोस्ट फैक्टर होगा। क्योंकि आपका घटना घट चुकी है, उसके बाद अब इसके इफेक्ट को देख रहे हो। बच्चों में उन्मुखता है कि नहीं, एंग्जाइटी अभी हुई है, ऐसा नहीं कि 20-25 साल पहले हुआ था, होने के बाद आप देखते हो। और नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी को एंग्जाइटी दे कि भाई इसको पहले हम एंग्जाइटी देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं, ऐसा करते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उसको हुआ है ऑलरेडी एंग्जाइटी तभी, और उसके बाद उसको कैसे विरोध करेगा, ये ऑलरेडी घटना घट चुकी है। ये घटना घटाने में हमारा कोई रोल नहीं है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है तो एक्सीडेंट हम दोबारा नहीं करेंगे, हम अपने मतलब हम चलो प्रयोग करते हैं, हम एक्सीडेंट करते, ऐसा नहीं कर सकते। जो हो चुका है उसके आधार पर करेंगे। तो बच्चों में ये चीज मिल चुकी है हमें, उसके बाद हमें, और हम बच्चों को, किसी को अगर हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली जगह पे अगर किसी का कोई बीमारी होती है, किसी को हार्ट अटैक होती है, किसी को अगर स्ट्रेस होती है, किसी को तनाव होती है, तो क्या होता है उसको हम चेक कर रहे हैं, न कि हम किसी को तनाव दे के चेक करेंगे। तो सर्वे मेथड तो हो ही नहीं सकते आप इसमें।
इसमें क्या करेंगे हम, एक्स पोस्ट फैक्टर अप्लाई करेंगे। सर्वे में नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा, केस स्टडी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, घटना घट चुकी है, बच्चों में ये लक्षण दिख रही है, अब इसका क्या करेंगे, हम अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। क्या देखो 24, मैच लिस्ट 1 इंटरव्यूज with list 2 meaning and select the correct answer from the code given below। आपको इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके नीचे कोड दिया हुआ है। इंटरव्यू पहला क्या है आपका, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिर क्या है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आंसर्ड, और थर्ड क्या है आपका फोकस इंटरव्यू, चौथा क्या है क्लिनिकल इंटरव्यू। मीनिंग में क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, ज्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होगा, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, क्या बोलेगा हिंदी में इसको, मतलब उसमें लचीलापन। जो लचीलापन। लचीला। बोलते हैं ना बॉलीवुड लचीलापन। फ्लेक्सिबल है, लचीलापन। हाँ, लचीलापन। ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी, जो क्वेश्चन जो होगा उस पर अटेंशन देना, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव मतलब क्या हुआ, जो आपका कोई जिसका कोई दिशा नहीं होती है, डायरेक्टिव मतलब दिशा होना, दिशा का होना। तो आपको बतानी है, और इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका नीचे है, ये आप देख लिए, यहाँ पे देखो, ये आपको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये नीचे ऑप्शन है इसका। अब आप इसमें रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन जो मेथड सिखाया था, आप लोगों का मेथड सिखाया था, उसको अप्लाई करो, करके बताओ क्या कट जाएगा, काटो आप लोग, जो गलत ऑप्शन होगा, जो हो ही नहीं सकता, या फिर जो हो ही सकता है, दोनों में से आपको एक निकालनी है, निकालो 24 के लिए। देखो स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, मैंने बताया था ना, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले से आपको पता होता है कि क्या क्या आप करना है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मतलब क्या है, पहले से आपको पता है। जैसे आप अगर प्रधानमंत्री का अगर इंटरव्यू लेने जाओगे, या किसी बड़े शख्स का इंटरव्यू लेने जाओगे, आप पत्रकार हो, तो आप ये नहीं करोगे वहां जाकर आप क्वेश्चन बनाओगे, आपके पास एक लिस्ट होता है, क्या क्या पूछना होता है, वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक कि अगर आप प्रिंसिपल के पास भी जाके कुछ सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आपको पहले से पता है कि वहां जाकर आप पूछना क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर दोस्तों से मिलते हो, भाई कैसे हो, आज बोलो आज क्या खाना खाया और क्या चल रहा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। या माँ के पास जाकर बैठते हो, मम्मी कैसी हो, और उसको प्रणाम करते हो, फिर जो बातें निकल के आती है उसमें अनस्ट्रक्चर, पता नहीं होता कि क्या करेंगे। लेकिन ये क्या स्ट्रक्चर, तो क्या बोला है ऑप्शन है, क्या लिस्ट इंटरव्यू क्या है आपका, पहला ए में क्या बोला है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। प्री डिटरमाइंड। हाँ, स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा बताओ, वेरी गुड, देखो आप देखो आ रहे हैं ना पूरा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर के साथ हो गया। मतलब ए के साथ क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ए के साथ फोर्थ किसमें है, ए में है, ऑप्शन ए में। देखो एक आंसर मिल गया। हाँ जी बताएं। अभी इसका हम एक ही इसमें 4 का आंसर है। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो मैं एलिमिनेट कर देती जिसमें 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 4 नहीं होता पहले। हाँ अभी जी, एक ही इसमें 4, एक हाँ ही जी, इसमें, तो मैं बाकी करूंगी उसके कि वो राइट है क्या। बाकी तो कट, अगर मैं वो ये कट हो गया, ये कट हो गया। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो लचीलापन ज्यादा है, कैसे भी कुछ भी कहीं से हाँ, भी पूछ जैसे आप किसी से मिले भाई, हाँ बोलो, जैसे आपने मान लो किसी वोटर से आपने पूछा जा करके, आपको थोड़ा सा इसमें आपको लचीलापन आ गया। अच्छा बताइए कि आपको इस पार्टी का क्या, आपके पास एक स्ट्रक्चर तो है लेकिन लचीलापन भी है थोड़ा सा। जैसे आप देखोगे बहुत सी चीज ऐसे होती है कि चाय पे चर्चा, या चाय पीते पीते कुछ बात कर लिया, वहां भी आपको कुछ लेते इंटरव्यू लेते, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें जितना हाँ। लचीलापन होगा उतना अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अच्छा जब इसमें आपको भी मिल, हाँ जी बताएं।
आगे का देखती हूँ सी, फोकस्ड इंटरव्यू। तो फोकस्ड ऑब्वियसली मुझे कुछ फोकस इतना रखना है कि मैं किसी कैंडिडेट को चूज कर रही हूँ तो उसके पास कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स तो हो जो मुझे हाँ इम्पोर्टेंट, हाँ जी, तो उसके मतलब उतना तो उसमें हो क्वालिटीज। तो ये हाँ अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस, कुछ फिक्स क्वेश्चंस होंगे जो इम्पोर्टेंट है, हाँ तो ये भी कर रहा है। तो ये और एक लास्ट भी चेक कर लेते हैं, डी वाला, क्लिनिकल इंटरव्यू। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में मतलब इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ये हाँ जी, क्लिनिक है तो पर्सनल लाइफ के बारे में ही उसके एग्जैक्टली। फिर और आप में एग्जैक्टली देखेंगे। आपको जब ये ठीक आंसर मिल ठीक जाती है, आपको जब आंसर मिल जाती है उसके बाद आप चारों को चेक कर लो। अगर आपको चारों को बस दिखेगा, हाँ जी क्या बोल रहे हो? अगर इसमें कोई और को भी 4 होता फर्स्ट वाले को, ए वाले के अंडर, तो मैं दोनों को कंपेयर करती कि कौन से थोड़े मैच कर रहे हैं, उसको मैं ले नहीं, लेती। अगर उसमें भी कहीं मान लो कि इसमें भी अगर फोर्थ होता तो देखो क्या क्या अलग अलग है। जैसे देखो इसमें फोर्थ अगर इसमें भी होता सपोज करो, तो डी में भी क्या है, डी आपका इसमें का फोर्थ है, कहीं और कुछ मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप कोई एक को चेक कर लो। जैसे आप बी को चेक कर लो, बी में क्या है आपका फर्स्ट है, उसमें बी में क्या है सेकंड है, तो आप बी को चेक कर लो, फिर बी अगर बी जिससे सेटिस्फाई कर जाएगा उसका आंसर दे दोगे। हाँ हाँ। ठीक है ना? कोई डाउट है, किसी को डाउट हो? ऑप्शन ए करेक्ट क्यों, सबको क्लियर हो गया ना? मुझे ज्यादा क्वेश्चंस कराने में, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे खाली सिखाने में इंटरेस्ट है कि इसका कैसे निकालो, जबकि ताकि आप घर पे ही कुछ 50-50 क्वेश्चन आप खुद ही निकाल लो इस टेक्निक से। सॉरी। तो ये आपका जो है लगने में देखो कितना बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ही इजीली निकल जाती है। कोई है जिसको क्लियर ना हुआ हो? Which one of the following is main feature of the qualitative? सर एक बार और करवा दीजिए। कौन सा, क्या आपको समझ में नहीं आया बताइए? देखो आप बताओ इसमें क्या नहीं आया। स्ट्रक्चर का मतलब समझ आया ना? स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मतलब होती है जिसके बारे में पहले से हम डिसाइड करके रखे हुए हैं कि हमें क्या क्या पूछना है, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें क्या लिखा है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ क्वेश्चंस। किससे पूछते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अगर क्लियर नहीं है या आप लेट ज्वाइन किए हो तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखना, पता चल जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझा के रखा है। तो आपका प्री डिटरमाइन मैंने बताया भी था, अभी अभी फिर से बताया आपको कि अगर आप प्रिंसिपल के पास जाके कुछ पूछना होगा तो क्वेश्चन क्या पूछना है आपको पहले से पता होता है। वहां जाके आप भाई सोचोगे ऐसा नहीं कि आप किसी भी बड़े अधिकारी से कुछ पूछोगे अगर, तो पहले से पता होता है कि आपको पूछना क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। लेकिन अपने दोस्तों से, अपने परिवार से या अपने बहुत मतलब कलीग से अगर कुछ बातें करोगे चाय पीते पीते या आपका कैंटीन में बैठ के, तो पहले से पता नहीं होता हम क्या पूछेंगे। तो उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। तो एक के साथ कौन सा मैच करेगा? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन चौथा मैच करेगा। और देखो चौथा है ना के नीचे, इसलिए क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों आप बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड आप चेक कर लो, बाकी सब मैच कर जाएगा। क्लियर हो गया? चौथा अगर कहीं और भी होता तो उसको भी हम क्रॉस चेक करते हैं। क्लियर हो गया? जी जी 25। आप आंसर दो भाई, आंसर दो, कोई बात नहीं, तुक्का मारना तुक्का ही मारो, लिख दो तुक्का, हमें ये तो पता चले कि आप लोग का तुक्का भी कितना सही हो रहा है, हमें तो वहां पे सही करके आना है। Which one of the following is the main feature of the qualitative research? पंडित जी इसकी हिंदी में बताइए, क्या होगा इसकी हिंदी? सर इसमें नहीं खाली हिंदी बताइए, खाली खाली क्वेश्चन खाली हिंदी बता दीजिए। मुझे आपको हिंदी में दोनों करना है। सर हम बताएं? नहीं नहीं नहीं, खाली पंडित जी को, खाली उनको उनको हिंदी इंग्लिश दोनों को सही करना है। आप बोलो पंडित जी, बोलो क्या होगा? Which one? किसका खाली इसका हिंदी बता दीजिए क्या होगा। Which one of the following is the main feature of qualitative research? 25 का इसका हिंदी में मेन जो फ्युचर आहे म्हणजे जे उद्देश्य आहे, जे समोरचं जे भविष्य आहे ना, मेन ते लक्ष्य। गुणात्मक शोधचं भविष्य काय आहे मेन, हाँ ते विचारून राहिले. सॉरी
कोई नहीं कोई नहीं। उसके बारे में पूछा गया है कि जो गुणात्मक शोध है, हाँ, जो मेन फीचर क्या है उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो फीचर का मतलब क्या, तो लक्षण होती है, हिंदी में बोला गया। लक्षण, तो गुणात्मक मुख्य, लक्षण बताइए, बताइए। हम गुणात्मक शोध के मुख्य लक्षण क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप हिंदी इंग्लिश दोनों से फैमिलियर हो जाओगे। बाकी लोगों को तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा है, आप भी बहुत अच्छे से कर लोगे, तो उसका उसको मतलब ये सब चीजें समझने में बराबर आसान होगा। हाँ, कोई बता रहे थे, बताइए मैम क्या बता रहे थे इसमें 25 का। बताएं जो जो बता रहे थे, माइक खोल के। ओके, which one of the following is the main feature of the qualitative research? Avoid positivist assumption and data analysis. पहला ऑप्शन बी है सब्सक्राइब टू प्री एक्सिस्टिंग कैटेगरीज। ऑप्शन सी है कलेक्ट डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ऑप्शन डी है यूज एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। तो क्या क्वालिटेटिव रिसर्च क्या डेटा को न्यूमेरिकल में लाता है क्या? नहीं लाता है, तो ऑप्शन सी खत्म। अवॉइड पॉजिटिव assumptions एंड डेटा एनालिसिस तो किसी इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, हम बात कर रहे करके क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है एक्चुअली, एक कलर आप जो का जैसे ही आता है ना उसका परिभाषा याद करो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है आपका? क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्ट करता है एक्चुअली वर्क्स और नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें कोई संख्यात्मक डेटा नहीं होता है, उसको लेता है। ये क्या करता है, ये स्टडी करता है किसी टारगेटेड पॉपुलेशन को या किसी प्लेस को या किसी पर्टिकुलर मतलब आपका मीनिंगफुल डेटा को, जिसका इंटरप्रेट करता है, जिसका जिसका डेटा का मतलब निकालता है। जैसे आप अगर दर्शन पढ़ते हो तो कर्मण्यवाधिका वस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्व माते संगो सकर्मण्य। आप इसको जब करते हो, इसका मतलब को क्या करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो। अब इसका मतलब मीनिंग में आप जितना इंटरप्रेट कर रहे हो, जितना आप कर पा रहे हो, कोई और जो है इसका अलग भी कर सकता है। इसी श्लोक में आपके जीवन के सारे समस्या का समाधान निहित है, अगर आप इंटरप्रेट कर पाओ, अगर निकाल पाओ तो। इसी श्लोक में पूरा पूरा मनोविज्ञान, पूरा जितना मनोविज्ञान का अभी तक शोध हुई है और जितना आगे होने वाला है, सारा का सारा इसी श्लोक में है। और इसी श्लोक में हमारे न्यूरोलॉजिकल जितने समस्या है सबके हल करने की क्षमता है, अगर इसका हम इंटरप्रेट कर पाए तो। ये क्या है आपका, ये कौन कर रहा है, ये आपका क्वालिटेटिव शोध कर रहा है। लेकिन हर कोई क्या हर कुछ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवत गीता के कुछ श्लोकों को, आपको मीनिंग को निकाल के बड़े बड़े मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं वो। और उनका मतलब एक एक आपका जो उनका जो सेमिनार है अटेंड करने का फीस ही कई लाख रुपए में लेते हैं वो। हाँ, वो खुद बोलते हैं कि मैंने भगवत गीता से लिया है। भगवत गीता में आपका फिजिक्स से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी पूरा थ्योरीज पूरा छुपे हुए हैं। ये क्या क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, क्योंकि हर कोई इसको अपने अपने लेवल से सब इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग को निकालते हैं। हर कोई तो निकाल नहीं पाता हर कुछ। भक्ति भाव से करेंगे तो इसमें आपकी इतनी स्पिरिचुअलिटी देती है कि जीवन के सारे समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इतने सारे इसके गुण होते हैं। तो यही कहता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। न्यूमेरिकल डेटा क्या करता है, खाली आपका संख्या को लेता है, निकालता है। तो ये क्या करता है आपका, अब देखो, ये आपका गुण हो गया। जब भी आपको ऐसा कोई टर्म आता है तो टर्म को इसका, जैसे आप गुणात्मक शोध होता क्या है उसका आप याद करो। जो क्वांटिटेटिव की शोध होती है, मात्रात्मक शोध, वो डेटा को लेकर के एनालिसिस करता है, न्यूमेरिकल डेटा लेता है और वो पॉजिटिव एजप्शन करता है। किसके लिए डिटरमाइन करता है? कोई कैजुअल मतलब आपका कोई कोरिलेशन, कुछ आपका कुछ गुणात्मक कुछ कुछ शोध मिलती है, मतलब कोई कोरिलेशन मिलता है आपस में वेरिएबल के बीच में, ये निकालता है। तो वो क्या आंसर होगा बोलो? मैंने अभी क्या बोला, कौन करता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है? पॉजिटिव एजप्शन करता है। और ये क्या बोल रहा है? अवॉइड्स पॉजिटिव एजप्शंस। तो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना।
नहीं सर करता, अवॉइड करता है गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध आपको पॉजिटिव आपका एजम्पशंस को लेता है, मतलब डेटा को एनालिसिस करता है। कौन करता है? ये आपका मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है। ये बोला क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव क्या करता है? अवॉइड करता है। पहले वर्ड आपको इसको देखो, अवॉइड लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जी सर। समझ आ गया? सर सर मात्रात्मक में न्यूमेरिकल ले सकते हैं ना फिर तो? न्यूमेरिकल सर तब होता है मात्रात्मक होती है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब क्या? मात्रा हुआ ना, ये क्वालिटेटिव बोल रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं मैंने क्वांटिटी पूछा है आपसे कि उसमें तो न्यूमेरिकल हो सकता है ना? क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल होता ही है। हाँ, क्या सर और डी में भी न्यूमेरिकल है, जो अनुभवजन्य चीजें है, जो डाटा हम अनुभव करते हैं, तो वो भी क्वालिटी में आएगा ना सर? यूज एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। क्योंकि अगर डेटा को जब भी आप एनालिसिस करोगे, अगर स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हो, तो क्योंकि आपका उसमें आपका मतलब जितना भी वैज्ञानिक शोध होती है, उसमें आपको डेटा को हम सांख्यिकीय रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किसमें जाएगा? वो आपका मात्रात्मक शोध में आपका चली जाती है, जब हम सांख्यिकीय रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? मतलब ये आपका जो होती है पॉजिटिव एजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस कौन करता है? क्वांटिटेटिव करता है। और ये बोले अवॉइड करेगा, तो अवॉइड कौन करता है? क्वालिटेटिव करता है। जी सर, मतलब जो लास्ट का पॉइंट है सर डी वाला, उसमें एनालिसिस नहीं, एनालिसिस होने के मतलब होने से वो आंसर नहीं हुआ, नहीं तो डाटा नहीं, कलेक्शन जब होता तो फिर ये एम्पिरिकल लिखा है ना, तो एम्पिरिकल में क्या होती है? एम्पिरिकल में आप वैज्ञानिक प्रयोग इत्यादि करते हो ना। एम्पिरिकल जो है प्रयोग सिद्ध करते हैं। एम्पिरिकल हिंदी क्या होता है? प्रयोग सिद्ध। तो प्रयोग जब करोगे तो क्या करोगे? उसमें कुछ आपका न्यूमेरिकल डेटा आएगा ना। प्रयोगात्मक शोध जो आएगा उसमें तो आपका आएगा ना कुछ न्यूमेरिकल डेटा। क्या प्रयोग करके क्या ला रहे हो? कुछ तो निकाल रहे हो ना। उसमें जब एम्पिरिकल का प्रयोजक जन्य है कि अनुभवजन्य है? हाँ, अनुभव करोगे तो जैसे डॉक्टर ने बार बार अनुभव कर रहे हैं, प्रयोग करके ना अनुभव करेंगे। अनुभव कैसे करेंगे? एक डॉक्टर फर्क बार थोड़ा अनुभव और प्रयोग का थोड़ा सा अलग लग रहा है सर। प्रयोग वाला वो सर उसमें जाएगा सर, डेटा मतलब क्वांटिटी में जाएगा। एम्पिरिकल जो होती है प्रयोग सिद्ध होती है, और एक प्रयोग को जब बार बार रिपीट करते हो तो आपका अनुभव भी हो जाता है। आप मान लो फिजिक्स के टीचर हो, ठीक है, और आपको पता चला कि ओम्स लॉ में क्या करते हैं हम लोग? V प्रोपोर्शनल टू, मान लो हम बोलते हैं कि ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल I या V इज इक्वल टू IR, ये आपको ओम्स लॉ है मान लो। तो मान लो V इज इक्वल टू IR है। आप एक बार पहली बार किया, आपने सीख लिया, आपने, आप टीचर बन गए। आपके स्कूल में बहुत से बच्चे आ रहे हैं, तो बार बार जब आते जा रहे हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा? आप उसी को रिपीट कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? आप बोलोगे देखो करो, आ जाएगा। आपके पास इतना अनुभव हो गया। आप अगर 4 साल से इसी को करा रहे हो, एक्सपेरिमेंट को, आप क्या बोलोगे कि देखो ये करो, V प्रोपोर्शनल टू आएगा ही आएगा। V इक्वल टू IR जो है वो प्रूफ होगा, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आपका अनुभव है इसको, इस बात को। तो क्या हुआ? प्रयोग करते 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 आपको अनुभव आ गया। जैसे एक डॉक्टर है, वो अगर 10 साल से अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो मरीज का लक्षण देख के कह देंगे कि उनके पास क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और टेस्ट बिना किए ही वो कह सकते हैं। उनका नाड़ी का परीक्षण करके, नाड़ी को चेक करके, वो क्या मतलब जो बताते हैं टेस्ट में लगभग वही मैक्सिमम चीजें सेम ही आती है। तो क्या हुआ? ये आपका प्रयोग करते करते अनुभव आ गया, तो इसे कहते हैं इसको प्रयोग सिद्ध, और फिर कहते हैं इसका अनुभव सिद्ध। धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद सर। क्लियर है? समझ आ गया? जी सर। इसलिए हम इसको कैसे कहते हैं? इसको क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव में ही आती है, तो ये क्वालिटेटिव में आपका हो गया। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? सबको? पंडित जी डी नहीं, संजय जी डी नहीं, डी को सही कर लीजिए, डी नहीं होगा, 26 करें। संजय जी आपको क्लियर हो गया? डी क्यों नहीं होगा? जी सर क्लियर हो गया। वो अवॉइड वर्ड नहीं पढ़ पाए थे सर शुरू में। यही होती है आपका जो क्वेश्चन देते हैं ना, नॉट, अवॉइड, ये सब जो
वर्ड जो आपका ये सब उल्टा कर देता मीनिंग को, उसमें बहुत क्या करनी होती है। मेरा भी वही शुरू हुआ सर, अवॉइड वाला हाँ उसमें हाँ। प्रॉब्लम। From the following list, identify the qualitative research। देख रहे हो 2019 में कितने बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन, देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2019 में, कितने बार पूछेगा है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट identify the qualitative research characteristic and select your answer from the quotes given below। creating purpose statements and research question। creating purpose statement, क्रिएटिंग मतलब आपका जो हम लोग कहते हैं ना कि जो क्रिएट करना, उत्पन्न करना। फिर आपका ऑप्शन बी है इसमें, स्टेटिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इन ए ब्रॉड वे, मतलब विस्तार से, बहुत ज्यादा ब्रॉड मतलब विशाल तरीके से, मतलब विस्तारित रूप से। कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। collecting numeric data and statistical analysis। collecting numerical data and statistical analysis using text analysis and interpreting large meaning of findings। अब आपको बतानी है कौन सा कोड आपका किसके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव के लिए कौन कौन से होंगे। 2 3 5 1 2 1 2 3। अच्छा, इनमें से देखो कोई किसी में सब कुछ कॉमन है क्या। आप क्या देखते हो 1 बी में भी है, डी में भी है, सी में भी है, तो पहले 1 को चेक कर लो। अगर 1 गलत हो गया तो आपका आंसर मिल गया, है ना। अगर 1 अगर रॉन्ग हो गया तो फिर क्या हुआ, आपका आंसर मिल गया पहले आपको। न्यूमेरिकल हाँ जी, क्या बोलते हैं आपका पहले तो और। न्यूमेरिकल डेटा को आउट करना है ना। हाँ, इसे बोला है कि आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव। हाँ, तो इसमें क्या बोला है ऑप्शन में, वो ये कहाँ पर 1 देखो, क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस। पर्पस स्टेटमेंट और रिसर्च क्वेश्चंस, क्या ये क्वालिटेटिव में आता है, हाँ या ना। अगर आपका आंसर ना होगा तो आपको आंसर मिल गया। नहीं, वो नहीं है, इसलिए तो 235 मतलब ए वाला आंसर। हाँ, वेरी गुड। ए 1 होगा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करता है ऑब्टेनिंग डेटा थ्रू ओपन एंडेड मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से हम, जैसे आपसे मैंने जो आपका जो थियोरेटिकल आंसर जो आपका जो देते हो एग्जाम में, जो आपको लिखित रूप से, ये ओपन एंडेड होता है। क्वेश्चन भी किया पेपर में और आपने अपने एंड से आपने बात रख लिया आपने। लेकिन यदि एमसीक्यू होता है वो ओपन एंडेड नहीं होता है, उन्होंने जो बोला उसी को मानना पड़ेगा, भले उसका मिलता जुलता और भी ऑप्शन हो। अगर उन्होंने बोला ये ऑप्शन सही है तो वही सही है, तो इसे कहते हैं क्लोज एंडेड कहते हैं इसको। तो क्या होगा, आप जानते हो कि इसका मीनिंग को रिकॉल करो। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस क्या करती है इसमें, ऑब्टेनिंग डेटा थ्रू द ओपन एंडेड, ये आपको जानना होगा, इसी से आपको अलग अलग आंसर होंगे। ओपन एंडेड और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन, हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ये ओपन एंडेड होती है। मतलब अगर मैंने गया आपके पास सर्वे करने के लिए कि बताइए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को आप पसंद करते हो, क्यों करते हो, तो मैंने क्वेश्चन किया, उसके बाद आप अपना अपनी बात बोलोगे, तो क्या हुआ, ये ओपन एंडेड हो गया। इसी को कहते हैं आपका क्वालिटेटिव होती है। तो क्या बोला इसमें, ऑप्शन पहले में क्या बोला है, क्रिएटिंग पर्पोज स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस, तो हम नहीं बना, ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी कहता है आपका जो क्वालिटेटिव जो डेटा होता है कि पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन जो आपको ब्रॉड वे जो निकालता है आपका, इसमें ये डेटा को कलेक्ट करता है किसमें, आपका वर्ड के फॉर्म में। जैसे आपने किससे पूछा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो शब्दों के रूप में बताएगा, और फिर उसका उसको टेस्ट को लेते हो, इंटरप्रेट करते हो, फिर एक आप दूसरा आप मीनिंग को निकालते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 27 बताएं। केस स्टडीज आर,
सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। सूक्ष्म अध्ययन होगा ना सर इसमें, ये केस स्टडी। स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजी, पहला। ऑप्शन बी, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस, बी। ऑप्शन सी है, a report on the existing socio-political condition। ऑप्शन डी है, specialized research in the areas of health and sanitation। तो बताएं 27 का क्या होगा? बी। बी क्यों होगा? एक शब्द को आप जोड़ रहे हो, अभी मैंने इतनी सारी बात बताया ना। डीप स्टडी करना उसमें, इन डेप्थ, गहराई से अध्ययन होता है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, किसी विषय के, किसी सब्जेक्ट के जब उसका जब अध्ययन करते हैं या जिसका जब परीक्षण करते हैं, उसका आपका स्थिति को बहुत गहराई से करते हैं, इन डेप्थ। तो क्या होता है? ये आपका केस स्टडी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं इसी के बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ वर्ड ऐसे होती है। अब देखो ऑप्शन है क्या है, स्टडी कंडक्टेड इन द एरियाज ऑफ जेनेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसका वो आपका केस स्टडी नहीं हुआ। सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ये भी नहीं हुआ। और आपका क्योंकि केस स्टडीज क्या करता है, ये एक्चुअली ये केस स्टडी करता है कि रिसर्च स्ट्रेटेजी जो इन्वॉल्व होती है इन डेप्थ, एक आपको कह सकते हैं कि हॉलिस्टिक आपका इन्वेस्टिगेशन, इसमें आपका और क्या होती है, एम्पिरिकल इंक्वायरी या डेस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस इत्यादि, किसी जब करते किसी व्यक्ति का या किसी ग्रुप का, किसी समूह का, किसी घटना का, जिसमें हम कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन, पीरियड्स, आपका पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन, ये सारे जो होती है हमारे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के आधार पे हम लेते हैं इसमें। ये आपको केस स्टडीज के फीचर्स है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरा रिकॉल कर लो कि केस स्टडी में होता क्या क्या है, आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या किसका पार्ट है? फिलोसॉफिकल रिसर्च, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी, मैथमेटिकल रिसर्च, ऑप्शन डी, एथनोग्राफिक रिसर्च। जो आपका जो मेंटलिस्ट थ्योरी होती है, ये आपका एक्चुअली लैंग्वेज होती है आपका किसी का इंटरनल, आप कह सकते हो कि एक मतलब ये जो आपका जो टर्म होती है, ये रूरल गवर्नमेंट या आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आपका जो ह्यूमन्स होती है, या ये कह सकते हो कि इसके पास एक आपका एबिलिटी मतलब योग्यता होती है कि प्रोसेस को लैंग्वेज से संबंधित, भाषा से संबंधित जो इनपुट होता है उसको, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो आपका, हमें उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देख के ही आपका जो है बहुत सी चीज सीख जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे जो भाषा सिखाते हैं छोटे बच्चे को, जिसको उनके माता पिता का जो भाषा होता है वो देख सुन सुन के सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एकदम 1 साल 2 साल से लेकर के 3-4 साल के जो बच्चे मतलब बड़े होते होते वो सीख जाते हैं वो। ये आपका इससे संबंधित होती है। बी। और जो आपका फिलोसॉफिकल जो होती है उसका हम जानते कि इसमें आपका फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके संबंध में, उसके कॉन्सेप्ट के संबंध में, उसमें और भी क्वेश्चंस आपको उत्पन्न होते हैं और उसका हम आंसर निकालते हैं। कि आप देखते हो कि जैसे इसमें बताया गया कि आत्मा की न तो मृत्यु होती है, न जन्म होती है, न अश्व उसको काट सकता है, न आग उसको जला सकता है, न वायु उसको सिखा सकता है, न जल उसको भिगो सकता है। ये जो आपको बताए गए हैं भगवत गीता में और भी कई जगह बताए गए हैं। अगर आप कठोपनिषद पढ़ोगे तो कठोपनिषद का बहुत सारा चीज आपका भगवत गीता से मैच करता है, काफी चीजें मैच करती है, यहाँ तक कि उनके मतलब श्लोक भी कभी कुछ जगह पे एकदम ऐसा लगता है कि सेम टू सेम है। तो ये सारी चीज जो है आपको वहां पे जब आप एक क्वेश्चन को निकालते हो तो उससे फर्दर क्वेश्चन भी आपका क्रिएट हो जाता है।
अगर आप प्रश्न उपनिषद पढ़ोगे तो प्रश्न उपनिषद में ऐसे क्वेश्चंस पे ही पूरे पूरे आपका उपनिषद है, जिसमें आपको मतलब महर्षि जो पिपलाद है वो सबको बताते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, उसमें क्वेश्चन पे ही आप एक प्रश्न का करते हो, कभी कभी उससे भी नए नए प्रश्न निकल आती है। तो आंसर्स का आपको बताता है और सजेस्ट करता है कि इसका तरीका क्या क्या हो सकता है। ये आपको क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसमें नॉलेज तो बहुत आती है, ये आइडेंटिफाई करता है, हमारे एथिक्स को बनाता है, एथिक्स मतलब हमारे मोरल वैल्यूज को बनाती है, और नेचर के नॉलेज को भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। मैथमेटिकल रिसर्च जानते ही हो, ये आपका बहुत पूरी तरह से लॉजिक पे बेस्ड होता है, मतलब हर तरह के इसमें हर एंगल से। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है, शोध जो होती है, इसके बारे में हमने बहुत बार बोला था हमने। एथनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मेथड वेयर रिसर्चर क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है स्टडी, आपका कोई स्टडीज के लिए जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके रियल लाइफ एनवायरनमेंट को देखता है वो। तो एथनोग्राफिक जो होता है वो आपको आप कह सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी होता है, या उसके बाद आपका जो आपका सामाजिक विज्ञान की जो चीजें होती है कि हम समाज में जितने भी हमें सामाजिक नैतिक मूल्य प्रति होती है, उन सबको हमें समझाता है, उन सबके शोध पर काम आता है। मतलब हमें शोध में वो शोध को प्रमोट करता है। तो इसका फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा, एथनोग्राफिक रिसर्च। मैंने आपको इतनी सारी चीज इसलिए बोला कि आप जब घर पे जब अध्ययन करोगे तो आपका भी मेथड ऐसा होगा कि जितने भी टर्म आता है उन टर्म को पहले आप इसको परिभाषाओं को याद करो। जैसे इसमें क्या क्या आ गया, फिलोसॉफिकल रिसर्च आ गया, जितने भी आपका बाकी तीनों जो शोध होती है उन शोध को परिभाषा को आप रिकॉल करो और मिलाओ उसके साथ, क्या मैच कर रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए आंसर तुरंत मिल जाएंगे। और एक फायदा और होगा कि आपको ये सारे रिसर्च के एक बार रिविजन हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है? Through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with the reference to a hypothesis under controlled condition. संजय जी, वेरी गुड, 20 रन कर दी। कितने सारे इसमें वर्ड है कि आप अगर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ोगे तो उसी वर्ड से आपका आंसर मिल जाएगा। इतने सारे इसमें वर्ड है कि सही आंसर तक पहुंचने के लिए क्या क्या वर्ड है, क्या क्या बता रहे इसमें। मैनिपुलेशन कहाँ होती है पंडित जी, कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हेरफेर करना होता है। ठीक है, और फिर क्या है आपका इसमें, कंट्रोल्ड कंडीशन कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंटल में। एक्सपेरिमेंट ज्यादा अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ऐसे वर्ड को देख के पकड़ लेते हो, वैसे आप पूरा भी देख लो। मेथड मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किस आपका शोध के मेथड से मैनिपुलेशन करते हैं, हेरफेर करते हैं independent variable and its effect on the dependent variable is examined with reference to a hypothesis। hypothesis हमने बोला था ना, H नॉट निकालते हैं, null hypothesis को हम चेक करते हैं under the controlled condition। एक्स पोस्ट फैक्टर में ऐसा कुछ काम ही नहीं करना है इसमें, ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। डेस्क्रिप्टिव में हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, इसमें हमें कुछ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई बातें नहीं है, ऐसा आता है। केस स्टडी में हमने समझा दिया, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। सर एक पूछना था सर। हाँ जी बोलिए। सर इसीलिए इंग्लिश में लोगों को जो इंग्लिश ज्यादा आती है जिसको, उसको इजी जाती है क्वेश्चन और जल्दी से सवाल करते हैं, इसी वजह से क्या सर, मतलब अभी हम मतलब कर रहे हैं सर क्वेश्चन, मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं, लेकिन एक दो शब्द ऐसे मतलब डबल रिपीट होने से अभी लग रहा है कि बहुत ही इजी है इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करना। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि हिंदी में भी बुरी नहीं है, हिंदी में अच्छी है, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, रिपीटेशन आपको वो सिनोनिम्स इस्तेमाल कर देते हैं। मैंने बहुत बार देखा, मुझे खुद कितने बार देखना पड़ा कि सिनोनिम्स का मतलब क्या है, जबकि मेरे भगवान की कृपा से मेरा हिंदी बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो साहित्यिक हिंदी में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे मैं वातावरण में था जहाँ पे साहित्यिक की बहुत बोलचाल थी, तो मुझे साहित्यिक हिंदी बहुत अच्छे से आता है। मतलब जैसे कि रामायण महाभारत में जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, मुझे उस लेवल की हिंदी आती है। मुझे तब भी कई कई जगह ऐसा मिला मुझे वर्ड कि मुझे मतलब कंफ्यूज लगा कि ये इसका एक्चुअल मतलब क्या है।
तो जब मैंने डिक्शनरी में देखा तब मैंने मान लिया कि हाँ ये मतलब हम मान लिया इसको, जबकि कन्विंस कभी कभी होते कभी नहीं हो पाते। इसलिए इंग्लिश में अगर करोगे तभी तो वो बोला आपको कि एक क्वेश्चन का आप अनुवाद करो, छोटे छोटे ये पार्ट है 28 है, इसका आप हिंदी में अनुवाद करो, देखो फटाफट फटाफट मिलता जाएगा। खाली आप वर्ड को पकड़ लोगे और ऐसे ही आपका बाकी सब यूनिट में भी होगा, चाहे जितने भी यूनिट है ना, तो देखोगे बहुत आसानी से आपको मिल जाती है हिंदी इंग्लिश वाला वर्ड जो है। सर मैं एक ही शब्द को मतलब पकड़ रहा हूँ, बाकी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस हाँ, एक ही शब्द को पकड़ के। वेरी गुड। Why the study of why does stressful living result in heart attack can be classified? Why आपका द स्टडी ऑफ, आप जो अध्ययन करते हो 30 का भी संजय जी वेरी गुड, अब बताओ। ओके, बाकी लोग बताए 30 का बी कैसे। अब देखो संजय जी देखो खाली वर्ड पकड़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, देखो कितना जल्दी कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ why does stressful living result in heart attack? अगर तनावपूर्ण जिंदगी जीते हो तो हार्ट अटैक आपका आ सकता है, इसका परिणाम हार्ट अटैक होता है। कैन बी क्लासिफाइड एज, ये क्लासिफिकेशन किस में होगा? तनावपूर्ण जीवन जीने से हार्ट अटैक का रिस्क जो है या हार्ट अटैक आता है या आ सकता है, परिणाम आपका हार्ट अटैक होगा। तो ये डेस्क्रिप्टिव में आएगा, एक्सप्लेनेटरी में आएगा, को रिलेशन में आएगा, फिजिबल में आएगा। पहली बात इसमें, हाँ जी, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन तो खाली आपको डिस्क्राइब कर देगा, वो खाली कॉजन आपका मतलब रीजन नहीं बताएगा कि हाँ क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पूछा गया है इसमें कि रिजल्ट आपका परिणाम बोला है इसमें, तो वाई शब्द का इस्तेमाल है, वाई डस, तो इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव कभी भी आपका वाई का आंसर नहीं देता है, खाली बताता है ऐसा ऐसा है, कोविड हुआ है, इतने लोग मारे, इतने लोगों का डेथ हुआ है, इतने लोग ठीक हो गए हैं, इतने ऐसा हुआ है, बस ये बोल देगा, ये आपको एक्सप्लेन कर देगा। कोरिलेशन क्या करेगा, संबंध बताएगा, तो संबंध से तो आएगा नहीं, संबंध में क्या होती है, इसमें बोल रहा है ऑलरेडी, जैसे आपका मतलब डिक्लेयर कर रहा है, क्या डिक्लेयर कर रहा है क्वेश्चन में कि स्ट्रेस लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, तनाव होगा तो हार्ट अटैक होगा, इसमें कोई आपका चांस वगैरह नहीं है कि इतना हो सकता है, नहीं है, होगा। तो कोरिलेशन में नहीं होगा, इसमें फिजिबिलिटी में भी नहीं होगा, क्योंकि फिजिबिलिटी रिसर्च कुछ और ही होती है, फिजिबल है कि नहीं हम चेक करते हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है, आप नाम सुने होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी नाम सुने हो ना, जो अगर कोई मैथ्स में होंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनता है कई अलग अलग जगह से, और फिर हम चेक करते हैं कि मार्क कोई ये मान लो एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ओ है, हमने पाया कि हमारा जो प्रोडक्ट है इस रेंज में अगर आता है, इतने में अगर आता है बीच में, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, वरना अगर इसके रेंज में अगर आता है तो हमारे फायदेमंद है, तो वरना क्या होगा, इसके अगर बाहर चली जाएगी तो घाटा होगा। तो हम उसको निकालते हैं। जैसे आप लोग अगर कोई मैथ्स का कुछ ग्राफ आपका ऐसा होता है कि मान लो ये आपका आउटवर्ड की तरफ आपका सोल्यूशन को होल्ड करता है, और कुछ ग्राफ ऐसे होंगे, दूसरे ग्राफ आपका जो इनवर्ट की तरफ आपका सोल्यूशन को होल्ड करेगा। तो दोनों के पीछे जो कॉमन पार्ट होगा उसका हम बोलेंगे फिजिबल बोल देंगे। अगर आपको एलपीपी आता है तो आप मेरे बात को समझ पाए हो, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो ये आपको एक मतलब फिजिबिलिटी रिसर्च कहाँ होती है कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाते हैं या कोई अगर दवाई मार्केट में लाते हैं या ऐसा कुछ लाते हैं, तो वो फिजिबल है कि नहीं है, उसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसका शोध करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाएगा। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसा अच्छे से आ गया, वेरी गुड। तो हम 30 तक रखते हैं आज, थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आप लोगों को, सॉरी। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम।